हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं सीएस के सेम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ और यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर देखेंगे, यानी साप्ताहिक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, तो उसको यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं यहाँ पे L69 ग्रुप क्यों चर्चा में था उसको बताऊंगा, लाफ नेक झील क्यों चर्चा में थी इसको बताऊंगा, एंजल टेक्स क्यों चर्चा में था इसको भी बताऊंगा। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पे। मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं दिखाऊंगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, एक हफ्ते में आपको 70-80 प्रश्न, नहीं नहीं नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बेशक हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरना धार्मिक कोड। आपको पता है कि सरना जो रिलीजन कोड है इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सरना धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। इसमें से ऑप्शन में जो दिया गया है इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। और झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर देखेंगे कि सरना धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारी पहचान दी जाए। तो वहाँ पे जो हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी को क्या किया, खत लिखा कि कहा कि इन ट्राइबल ग्रुप का जो सरना धार्मिक समूह है उनको पहचान दी जाए और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो हेमंत सोरेन ने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि कह सकते हैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो सरना धार्मिक कोड है वो मुख्यतः झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो इसके फॉलोअर्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पेड़ को लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोनोकार्पस पेड़ को याद रखेंगे, इसको अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने इसको लगाने पे क्या किया है, बैन कर दिया है कि यहाँ पे आप गुजरात में कहीं भी कोनोकार्पस पेड़ नहीं लगाए जाएंगे। आप कहेंगे क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस पेड़ की वजह से बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है, बहुत लोगों को अजीब अजीब तरह की बीमारियां हो रही हैं। मतलब ये पेड़ बीमारी का एक तरह से लोगों को घर बना रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैलाने का कारण बन रहा है ये पेड़। और इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत ही अंदर तक गई रहती हैं, जिससे कि वहाँ पे जो संचार व्यवस्था है, नल है, पाइप है, वो सब टूट फूट जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो गुजरात सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि ये गुजरात में इस पेड़ को क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में रही लाफ नेक झील किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। और आपको पता है यूनाइटेड जो किंगडम है ना वो अकेला कोई देश नहीं है। जब यूनाइटेड किंगडम आपको बोला जाए तो समझ लीजिए उसमें इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है और स्कॉटलैंड भी है और यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। और ये जो नाव एक मिनट, नाम क्या सॉरी, हाँ, ये जो लाफ नेक झील है ना ये आपको उत्तरी आयरलैंड में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये है उत्तरी आयरलैंड यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड में ही ये ना जो लेक है अभी जो मैं बताया हूँ आपको, वो यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड में ही देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड मिलता है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आता है। ठीक है, अगर यूनाइटेड किंगडम में हम पूरे आयरलैंड को, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो इसे हम कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें से हम क्या करें, अगर यूनाइटेड किंगडम में से हम क्या करें, नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दे तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रश्न था अभी हाल ही में चर्चा में रही लाफ नेग। ठीक है, लाफ नेक झील किस देश से संबंधित है? तो यूनाइटेड किंगडम से। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेपरेट पूछेगा तो ये उत्तरी आयरलैंड से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में ये इसलिए था ना क्योंकि ये झील सूख रही है, मर रही है प्रदूषण के कारण। अब कैसे प्रदूषण, यहाँ पे शैवालों की जो है ना बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है। शैवाल जब वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, मान लेते हैं ये एक वाटर बॉडी है, इस पे ज़्यादा सवाल जब हो जाते हैं ना तो प्रकाश जो है ना, सूर्य का प्रकाश, ये जल के नीचे नहीं जा पाता है, जिसके कारण इसमें जो जलीय तंत्र है वो नष्ट होने लगता है। और यही हो रहा है लाफ नेक झील के साथ। और ये आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम में। आगे चलें, तो फास्फोरस का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो फास्फोरस का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक इस समय भारत है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत जब फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है तो देखा जा रहा है कि भारत में फास्फोरस खत्म हो रहा है। और जब फास्फोरस खत्म हो रहा है तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है भारत में। क्यों समस्या आने वाली है? देखिए, फास्फोरस जो है ना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है और बहुत ही ये हमारे लिए मतलब बेकार भी है कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदूषक का काम करता है फास्फोरस, यानी कि फास्फेट की बात की जा रही है। और फास्फोरस ज़्यादातर देखा जाए उर्वरकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा NPK शब्द सुना होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है इनका एक ग्रुप होता है जिसको लेके उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो हमारे खेतों में छीटे जाते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक कौन है? भारत है। और फास्फोरस की कमी इस समय भारत में देखी जा रही है।
हाल ही में चर्चा में रहा अफस्पा अधिनियम कब लाया गया था। अभी अफस्पा अधिनियम चर्चा में था, नॉर्थ ईस्ट रीजन में चर्चा में था। वहाँ पे इसके जो ड्यूरेशन है ना, जो ड्यूरेशन पीरियड यानी कि इसका समय काल जो है उसको और बढ़ाया जा रहा है, यानी कि और कुछ दिनों तक बढ़ाया जाएगा और कुछ क्षेत्र में और ज़्यादा इसको लागू किया जाएगा। फिलहाल ये असम असम में, अरुणाचल प्रदेश में लागू है और मणिपुर में, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये अब पूछे अफस्पा अधिनियम कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1958 में। और इसका फुल फॉर्म होता है अफस्पा का आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, यानी कि जो फोर्सेज होती है, सशस्त्र बल होते हैं, उनको स्पेशल पावर दी जाती है लोगों को घरों की तलाशी लेने के लिए। अगर कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो उसे गोली मारने का भी आदेश होता है। खासकर गोली इस उद्देश्य से नहीं मारा जाएगा कि उसकी हत्या हो जाए, बल्कि उसके पैर में मारा जाएगा, हाथ में मारा जाएगा, ऐसे जगह मारा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल जो पावर एक्ट है फोर्सेज के लिए, तो ये लाया गया था 1958 में। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसको थोड़ा सा मणिपुर और असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में थोड़ा सा और इसको विस्तार किया गया है। एंजल कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो एंजल कर अगर पूछे किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया था। अब कहेंगे एंजल टैक्स क्यों चर्चा में था। एंजल टैक्स किससे संबंधित जो केंद्र सरकार है उसमें कुछ बदलाव कर रही है। और एंजल टैक्स होता क्या है, एंजल टैक्स जैसे देखिए, कुछ कंपनी होती है ना, वो लिस्टेड होती हैं सेबी के पास। ठीक है, वो लिस्टेड होती है सेबी के पास और क्या करती हैं वो अपने ग्रोथ के लिए क्या करती हैं कि शेयर बेचती हैं मार्केट में। ठीक है, और आप उस शेयर को खरीद के उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो स्टार्टअप के तौर पर होती हैं, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं, सेबी के पास वो लिस्टेड नहीं होती हैं। तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो उनको पैसा मिलता है उनके दोस्त यार से, कुछ रिलेटिव लोगों से पैसा मिलता है और उसको लेके वो क्या करते हैं, कोई एक स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। जब स्टार्टअप शुरू कर देंगे तो उस पर क्या होता है, उनको लाभ होता है। ठीक है, स्टार्टअप से उनको लाभ होता है और वो लाभ का कुछ हिस्सा उस सॉरी उसको देते हैं जिससे वो पैसा उधार लिए। जैसे मान लीजिए आप एक स्टार्टअप यानी एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं, तो आप किसी अपने दोस्त से पैसा उधार ले लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए हो जाएगा एंजल डोनर। ठीक है, वो आपके लिए एंजल डोनर हो गया, यानी कि आपके लिए वो क्या हो गया, एंजल डोनर या एंजल लोन देने वाला। अगर उसके पैसे देने से आपने कंपनी स्टार्ट कर दी और इस कंपनी स्टार्ट करने के बाद आपको लाभ हुआ और उस लाभ का हिस्सा आपने उस अपने दोस्त को दिया, तो उस पर क्या करेगी केंद्र सरकार, टैक्स लगाएगी, जिसे हम बोलेंगे एंजल टैक्स। ठीक है, उसे बोलेंगे एंजल टैक्स। और एंजल टैक्स में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में था। तो पूछा जाएगा कि एंजल टैक्स किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का पहल शुरू किया। अब कहेंगे कि ये भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, ये मतलब क्या मतलब है इसका, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में आपको पता ही है। तो दोनों मिल के क्या करेंगे, अभी भारत आपको पता है G20 की अध्यक्षता की, और G20 में जो भी इनिशिएटिव हुए, जो भी पहल हुए साउथ कंट्रीज को लेके, यानी कि जो ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, यानी कि देखिए ये विश्व का मैप है, आपको पता है विश्व दो ग्लोब में बटा हुआ है, एक नॉर्थ एक साउथ। तो साउथ ग्लोब में ज़्यादातर विकासशील देश आते हैं। अब साउथ ग्लोब में तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आता है, ऑस्ट्रेलिया देश भी आता है। तो आप इसको ये एज्यूम मत कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया भी विकासशील देश है, नहीं, ये एक विकसित देश है। ठीक है, तो एक मिनट, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें साउथ ग्लोबल कंट्रीज में नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलके एक ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब बिल्ड कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, G20 में जो भी फैसला लिया गया उनको हम विकासशील देशों पर लागू करेंगे। तो ये दोनों मिलके संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत ये फैसला किए हैं कि हम इनका क्षमता निर्माण करेंगे, इनको हम वैश्विक भागीदारी में हिस्सा लेने लायक बनाएंगे और इनके यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्लोबल साउथ कंट्री उन्हें कहते हैं जो विकासशील देश होते हैं, ज़्यादातर वो ग्लोबल ग्लोबल के यानी कि वैश्विक जो मैप है उसके साउथ में ही ये बसे होते हैं। जैसे कि अफ्रीकन यूनियन के देश हो गए, इधर साउथ अमेरिका के देश हो गए, इधर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कुछ देश हो गए। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे अगले प्रश्न की तरफ। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत कहाँ से की गई, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली से अभी हाल ही में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत की गई है। ओके, आगे चलें। तो देखिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब ये हाइड्रोजन बेस्ड जब ये बस चलाई जा रही है, तो भारत का जो टारगेट है ना 2070 तक नेट जीरो एमिशन का, यानी कि जो कार्बन एमिशन है भारत 2070 तक जीरो करने वाला है। यानी तो जब जीरो कैसे करेगा, जब कार्बन एमिशन को तोड़ने का कोई उपाय हो। जैसे कि अभी अब हाइड्रोजन बस चलाई जा रही है, हाइड्रोजन कार चलाई जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई जा रही हैं, तो इनसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम जाएगा। तो जिससे कि भारत क्या करेगा, टारगेट को अचीव करने की तरफ अपना कदम बढ़ाते जाएगा। तो भारत ने टारगेट रखा कि 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन मुक्त देश बन जाएंगे। ठीक है, कार्बन मुक्त
कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कह सकते हैं, कार्बन मुक्त देश बन जाएंगे। तो इस गोल को अचीव करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ चलाएगी, तो नई दिल्ली में चलाएगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, मुस्को घाटी अभी हाल ही में चर्चा था, जिसे हम जंगली ट्यूलिप घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये किस राज्य में स्थित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसका सही जवाब है लद्दाख में है मुस्को वैली। ठीक है, ये लद्दाख का मैप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लद्दाख में मिलेगा मुस्को वैली, और ये अभी हाल ही में चर्चा में था कि ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी एक वैली है, उसको और मुस्को वैली को दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा अभी। ठीक है, और ये चर्चा में आया था 1999 में, जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय चर्चा में आया था, इसलिए मुस्को वैली इस समय न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए गुरेज घाटी और मुस्को वैली, जो गुरेज घाटी है ना वो जम्मू कश्मीर में आपको पड़ेगा। यहाँ मैंने जो बताया कि कोई घाटी है तो उसका नाम है गुरेज घाटी, और इधर है मुस्को वैली। इन दोनों को अब यहाँ पे जोड़ने की बात चल रही है। तो आप याद रखेंगे मुस्को वैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये लद्दाख की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न अभी हाल ही में चर्चा में रहा, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोवर्धन योजना को कब शुरू किया गया था, आपको बताना। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, और ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है, इससे संबंधित एक पोर्टल ला रही है। इस पोर्टल से क्या होगा कि एक जगह सब इस गोवर्धन से संबंधित योजना संबंधित जो भी न्यूज है वो एक जगह आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके कैसे फ़ायदे हम उठाएं उससे संबंधित बातें यहाँ पे दे सकते हैं। किसानों को कितना फ़ायदा हुआ, कितना देश को फ़ायदा हुआ, कितने राज्यों को फ़ायदा हुआ, कौन कौन इस स्कीम में जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपको एक पोर्टल पे मिल जाएगा। तो इसके इसलिए ये चर्चा में था गोवर्धन स्कीम, और इसको लाया गया था 2018 में। इसका मतलब यही है कि जो भी पशुओं से निकलने वाला वेस्ट है उसको हम अच्छे से यूज करके क्या कर सकते हैं, हम उसे ईंधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है गोवर्धन स्कीम का उद्देश्य, और इसे लाया गया था 2018 में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा राइनो स्थित रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत सुरक्षा और वन्यजीव अपराध कानून प्रवर्तन और आवास विस्तार के कारण भारत और नेपाल में एक सींग वाले गैंडों की आबादी लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक सींग वाले गैंडों की आबादी भारत में क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही है। अब बताना कि एक सींगी गैंडे भारत के किस हिस्से में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इसके सही जवाब है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और खासकर ये असम के काजीरंगा में पाए जाते हैं। खासकर ये असम के काजीरंगा में पाए जाते हैं। कुछ कुछ लोग तो मानस वाले इलाके में भी पाए जाते हैं, जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। लेकिन खासकर एक सींगी वाला गैंडा आपको देखने में मिलेगा असम के काजीरंगा नेशनल उद्यान में। ठीक है, भारत कब तक टीबी मुक्त हो जाएगा ये आपको बताना है। तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है। तो भारत का लक्ष्य है कि हम 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएंगे। 2025 तक टीबी मुक्त हम अपने आप को घोषित कर देंगे। बाकी जो देश हैं या संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो उसका टारगेट है 2030 तक टीबी मुक्त यानी ट्यूबरक्लोसिस से अब विश्व को मुक्ति दिलाने का। ठीक है, लेकिन भारत ने 2025 तक ये टारगेट अपना अचीव करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और ये चर्चा में क्यों था, तो चर्चा में इसलिए था कि जो दवाई है ना, टीबी मुक्त जो दवाई हैं उनकी क्राइसिस देखी जा रही है भारत में, यानी कि उनकी कमी देखी जा रही है। और जब भारत में दवाइयों की ही कमी हो जाएगी तो फिर टीबी मुक्त आप कैसे बनाएंगे 2025 तक। तो ये समस्या है, इसलिए चर्चा में था, इसलिए इससे संबंधित मैंने प्रश्न आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में नासा का जो ओसिरिस रेक्स मिशन था उसने क्षुद्रग्रह के नमूनों के साथ पृथ्वी पर उतर गया। वो क्षुद्रग्रह जो यानी कि एस्ट्रॉयड जो होते हैं उनके नमूनों को लेके पृथ्वी पे आ गया है, और ये 7 साल बाद आया है। 7 साल बाद आया यानी कि इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में लॉन्च किया गया था। तो आपको ये बताना है ये किस क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड का नमूना लेके पृथ्वी पे लौटा है। तो इसका सही जवाब है बेन्नू। जो बेन्नू नामक क्षुद्रग्रह है उसका नमूना लेके ये क्या किया है, पृथ्वी पे लौटा है। आपको मैं बताया था अभी, मैं जो ज्योग्राफी की जो सीरीज चला रहा हूँ वहाँ पे जब सोलर सिस्टम आपको बता रहा था तो वहाँ पे मैं बताया था कि जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है ना वो आपको मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन लेकिन ये जो बेन्नू ग्रह है ना, ये बेन्नू ग्रह आपको मंगल और पृथ्वी इसके बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बताया जाता है कि भविष्य में आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ये बेन्नू ग्रह पृथ्वी से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है, जब टकराएगा तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा पृथ्वी को। समझ लीजिए हो सकता है पृथ्वी का विनाश भी हो जाए। लेकिन इसी को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, ये मिशन भेजा गया था, ओरसिस एक्स करके मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे बेन्नू ग्रह की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये वीनस है, ये शुक्र है,
और ये है आपका वेन्यू ग्रह, और यहाँ पे दिखेगी पृथ्वी। ये देखिए चक्कर काटते काटते कभी कभी ये पृथ्वी की कक्षा में भी आ जाता है, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कभी न कभी ये पृथ्वी से टकराएगा जरूर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि वेन्यू ग्रह से जो सैंपल लेकर आया गया है, ठीक है, ओसिरिस एक्स मिशन द्वारा, तो वो सॉरी, अगर ये आपसे पूछे कि ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा किस एस्टेरॉइड से सैंपल लेकर आया गया है, तो बेन्नू ग्रह से लेके आया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे सॉरी ग्रह नहीं है, वो एक क्षुद्र ग्रह है, तो मैं बार बार अगर ग्रह बोला हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत का 54वां यानी 54th नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भारत का 54th नंबर का टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया गया। और ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बाकी जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पेंच टाइगर रिजर्व वो भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय दुबरी, ये सब मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलते हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये देखिए इंडिया गेट्स इट्स 54th टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो नीलगिरी तहर आपको उड़ीसा राज्य में नहीं पाया जाता है। ये केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा राज्य में नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का ये राजकीय पशु भी है नीलगिरी तहर। और अभी ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि तमिलनाडु और केरला सरकार दोनों अब एक साथ आने वाली हैं इस नीलगिरी तहर को बचाने के लिए। ठीक है, इसको खतरों से बचाने के लिए दोनों राज्य सरकारें एक साथ आने वाली हैं। ठीक है, और नीलगिरी तहर की लोकेशन की मैं बात करूँ अगर ना, तो ये देखिए ये तमिलनाडु का राजकीय पशु तो है ही, साथ ही साथ ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे कर्नाटक से अपनी सीमा बनाती है, इधर देखेंगे तो केरला से, और इधर देखेंगे तो तमिलनाडु से। ठीक है, तो इसके साउथ रीजन में यहाँ पे केरला और तमिलनाडु के तट पे नीलगिरी तहर ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो डोडा बेट्टा है। ठीक है, तो आगे चलें। कहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम नीपर के नाम से जानते हैं, का अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया, तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। अब कहेंगे कि ये क्यों चर्चा में मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च क्यों बनाने की ज़रूरत है, तो देखिए फार्मास्यूटिकल यानी फार्मेसी के क्षेत्र में भारत को एक हब बनना है, यानी कि दवाओं के वितरण से लेकर मैन्युफैक्चरर तक भारत को एक हब बनना है। तो भारत को क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रिसर्च करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक नई नई चीज़ों को आप बना नहीं सकते और उनका पेटेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसके अस्थायी परिसर का अभी उद्घाटन अभी गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की मान्यता मिल गई, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये मान्यता 10 साल तक रहेगी, और 10 साल तक जब ये मान्यता रहेगी तो भारत के जो भी स्टूडेंट हैं अगर विश्व के किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से जाके डिग्री हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च कैसे होता है उसको देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा समझौता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन के साथ। ठीक है, आगे चलें। तभी हाल ही में अब्राहम समझौता चर्चा में था। ठीक है, अब्राहम समझौता चर्चा में था, तो यहाँ पे मैं अब्राहम समझौते के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। और क्यों चर्चा में था, ये अब्राहम समझौते के यहाँ पे 3 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये चर्चा में था। अब्राहम समझौता हुआ था 2020 में हुआ था, और ये हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच में। ठीक है, ये 26 वर्षों से जो इजराइल और जो अरब कंट्री उनके बीच जो युद्ध का संघर्ष देखा जाता है ना, उसमें एक विराम अवस्था लगाने के लिए ये अब्राहम समझौता कराया था अमेरिका ने यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के साथ पहली बार। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये इस समय चर्चा में बना हुआ था। अभी चर्चा में था टार्डीग्रेड। ठीक है, टार्डीग्रेड अभी हाल ही में चर्चा में था। तो ये टार्डीग्रेड क्या है, जिसको मैं बता देता हूँ। टार्डीग्रेड एक समुद्री जीव है। टारगेट क्या है, एक समुद्री जीव है जिसकी आकार की संरचना इस तरह से कुछ है। और इसमें खास विशेषता ये है ना, ये कहीं भी किसी भी वातावरण में, ज़्यादातर जो इसके प्रतिकूल वातावरण उसमें भी ये जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। ये अंटार्कटिका जो बहुत ही विशाल
कह सकते हैं बर्फ की चादर से ढका हुआ है, वहाँ पे बहुत ही ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे भी ये जिंदा रह सकता है। इसका नाम है टार्डिग्रेड, और इसकी एक प्रजाति की अभी हाल ही में खोज की गई है अपने साउथ इंडिया में, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? बैटिलिपस कलामी। अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है इसका नाम, जिसका नाम है बैटिलिपस कलामी। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देश में आयोजित 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी हिस्सा लिए हैं। तो वो कहाँ पे हिस्सा लिए? तो अमेरिका में ये संगोष्ठी हो रही थी, तो वहाँ पे हिस्सा लिए हैं। और ये है अमेरिका का मैप, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अमेरिका का मैप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जिसके नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मैक्सिको देखने को मिलेगा, इधर अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर देखने को मिल जाएगा। आगे चलें। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा कहाँ की जा रही है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा अमृतसर में की जा रही है, जो कि पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलें। तस्मानिया बाघ किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? और अभी हाल ही में ये चर्चा में थे। तो तस्मानिया बाघ भी थोड़ा सा विलुप्तप्राय श्रेणी में जा रहे हैं, उनके ऊपर भी खतरा है, इसलिए चर्चा में था। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को आपको मिलेगा तस्मानिया बाघ, और यहाँ पे है तस्मान सी, तस्मान सागर है, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला हिस्सा पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पे तस्मान सी है, इसी के नाम पे इनका नाम तस्मानिया बाघ रखा गया है। भारत ने किस देश को 19 रनों से हराकर नया इतिहास अपने नाम कर लिया है? एशियाई खेलों में क्रिकेट का पहला गोल्ड मेडल बेटियों ने भारत की झोली में डाल दिया है। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका को हरा के भारत ने एशियाई, जो महिला क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है, श्रीलंका को हरा के भारत ने ऐसा कारनामा किया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो अभी हाल ही में L69, अभी मैं स्क्रीन पे भी लगा रखा था कि L69 ग्रुप क्या है। तो L69 ग्रुप अभी हाल ही चर्चा में था, जिस देखिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने ही L69 ग्रुप को इस समय चर्चा में लाया। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये वो ग्रुप है जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जगह बनाने की बात करती है साउथ कंट्रीज देशों की। जैसे कि अभी मैंने बताया ग्लोब है, एक विश्व का मैप है, इस पर एक नॉर्थ ग्लोब होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ये साउथ वाली कंट्री ज़्यादातर विकासशील देश होती हैं, और ये भारत का सपोर्ट करती हैं कि ये भारत का सपोर्ट करती हैं। ये ऐसा नहीं कहेंगे कि ये भारत का सपोर्ट करती हैं, ये इस बात का सपोर्ट करती हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको हटाने की, कहने का मतलब उसमें चेंजिंग लाने की बात करती है कि उसमें सुधार किया जाए और कुछ नए लोगों को उसमें ऐड किया जाए। तो L69 ग्रुप वही है जो यूएनएससी में सुधार की बात करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आगे चलें। अगला प्रश्न है कि वेनेडियम, वेनेडियम देखिए ये बैटरी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। जब बैटरी में यूज होता है तो बैटरी की जो कैपेसिटी है ना, ऊर्जा अपने पास रखने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। तो अभी आपको पता है, देखिए ये आर्टिकल निकला था द टाइम्स ऑफ इंडिया में कि लिथियम जो कश्मीर के रियासी जिले में मिला था, उसके बाद अब जो वेनेडियम है ना उसको पाया गया है कहाँ पे? भारत के किस राज्य में? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। अगर पूछे वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया गया, तो गुजरात में भारत में पाया गया है, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट, हाँ अगला प्रश्न है कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी, सह प्रदर्शन जिसे हम कहते हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में ये किया गया है, ठीक है। आगे चलिए। केंद्रीय मंत्री, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में मैं बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ पे लिया था। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हाफ वीकली करंट भी आपको मिले तो मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।